हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 साइंस का चैप्टर कोल एंड पेट्रोलियम। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें पता है कि कोल एंड पेट्रोलियम क्या है। ये रिसोर्सेज हैं। ओके, ये क्या है? रिसोर्सेज है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रिसोर्सेज जो है वो होते क्या है। एनीथिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट that can be used to fulfill our basic needs is called resources। तो जो भी हमारे सराउंडिंग में प्रेजेंट है, जो भी हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, जिसको हम यूज कर सकते हैं क्या करने के लिए, हमारी जो भी बेसिक नीड्स है उसको फुलफिल करने के लिए, वही सारी चीजें क्या कहलाती हैं? रिसोर्सेज कहलाती हैं। तो कोल एंड पेट्रोलियम भी क्या है? ये रिसोर्सेज है, क्योंकि हम उनको क्या करते हैं? यूज करते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल में देखो, एयर, सॉइल, वाटर, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस, प्लास्टिक, मेटल्स, पेट्रोल, डीजल, ये सब क्या है? ये सब हमारे रिसोर्सेज है ना। अब जो ये रिसोर्सेज हैं, these are of two types. First one is natural resources and the second one is man-made resources. जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, those resources which are obtained from nature, जो हमें नेचर से मिलता है, वैसे रिसोर्सेज जो होते हैं वो क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। और वैसे रिसोर्सेज जो ह्यूमन बीइंग्स बनाते हैं, वैसे रिसोर्सेज क्या कहलाते हैं? मैन मेड। अब हम जब नेचुरल रिसोर्सेज की बात करते हैं तो हम देखते हैं वाटर, सनलाइट, वुड, कोल, ये सब क्या है? ये सब हमें नेचर प्रोवाइड करती है, इसे हम नहीं बनाते। बट हम बात करते हैं जब प्लास्टिक की, पेपर की, बिल्डिंग की, रबर, ये सब की चीजें, ये सब की बातें करते हैं, तो ये सब क्या है? ये मैन मेड है, इसको ह्यूमन बनाते हैं। अब हमें क्या देखना है? हमें ये देखना है कि नेचुरल रिसोर्सेज हैं, अब ये भी टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट क्या है? इनएग्जॉस्टिबल एंड द सेकेंड वन इज एग्जॉस्टिबल। इनएग्जॉस्टिबल कौन से हैं रिसोर्सेज? वैसे नेचुरल रिसोर्सेज which are present in unlimited quantity in nature and are not exhaust because of human activities। हम उसे खर्च करें, ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करें, फिर भी क्या है? वो अनलिमिटेड है और वो जल्दी से एग्जॉस्ट नहीं होते, वो अनलिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है। लेकिन वही जब हम बात करते हैं एग्जॉस्टिबल की, तो जैसा नाम से ही आपको पता चल रहा है, रिसोर्सेज दैट आर लिमिटेड इन नेचर एंड कैन बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। अगर ह्यूमन उसको मैनेज तरीके से खर्च नहीं करेगा, बेफिजूल की खर्ची करेगा, तो ये क्या है? ये लिमिटेड है, दिस आर लिमिटेड। तो ऐसा होगा कि आने वाली जनरेशन के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। तो ऐसे रिसोर्सेज दैट आर लिमिटेड इन नेचर, उनको हम कहते हैं एग्जॉस्टेबल, और ऐसे रिसोर्सेज जो हमारे नेचर में अनलिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है, उन्हें हम कहते हैं इनएग्जॉस्टेबल ना। तो अब हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज के क्या है? सनलाइट, वाटर, एयर, वुड एक्सेट्रा, ये सब किसके अंडर में आते हैं? इनएग्जॉस्टेबल के। और वहीं जब हम बात करते हैं एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज की, तो कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस, मिनरल्स, ये सब किस में आते हैं? आपके एग्जॉस्टेबल में। क्यों? क्योंकि इनको बनने में मिलियन ऑफ मिलियन ईयर्स लग जाते हैं। अब आपको जो पढ़ना है वो पढ़ना है कोल एंड पेट्रोलियम। तो जैसा अब हम जान चुके हैं कि कोल एंड पेट्रोलियम किसके अंडर आते हैं? एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज के। तो सबसे पहले हम कोल की बात करते हैं, उसको डिटेल में पढ़ते हैं, एंड देन आफ्टर हम पढ़ेंगे पेट्रोलियम। तो जैसा हम सबको पता है, कोल क्या है? कोल को हम हमेशा से जानते आए हैं, हमारे लिए वेल नोन है। थाउजेंड ऑफ ईयर से हम कोयला को यूज करते चले आ रहे हैं। अर्लिएस्ट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट, ये सबसे पहले पुराने जमाने में भी हीट एंड लाइट का मेजर सोर्स हुआ करता था कोयला। जैसे आप गांव घर में अभी भी देखोगे, कोयला से जो है कुकिंग के यूज में आता है। अब उनको एनर्जी चाहिए होती है, उसके लिए यूज करते हैं। अर्लियर टाइम में ट्रेन में भी कोयला यूज होता था। तो ये बहुत अर्लिएस्ट सोर्स है हीट एंड लाइट का। अब हम बात कर लेते हैं इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में।
तो इसकी प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम देखते हैं ये हार्ड एज स्टोन, जैसे स्टोन बहुत हार्ड होता है ये सेम लाइक स्टोन की तरह हार्ड होता है। आप ये देखो, दिस इज कोयला, कोल, ब्लैक इन कलर, ओके ब्लैक इन कलर, हाई अमाउंट ऑफ कार्बन इज प्रेजेंट, कोल के अंदर हाई अमाउंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट है, और जब ये कोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, नाउ अब हम देखते हैं स्टोरी ऑफ कोल। स्टोरी ऑफ कोल क्या है, मतलब कोल का फॉर्मेशन कैसे होता है, बेसिकली हम ये जानेंगे। 300 million years ago, very dense forest on earth in low-lying wetland areas, due to natural processes like flooding, these forests got buried under the soil. 300 million years ago की जब हम बात करते हैं तो जो लो वेटलैंड एरिया थे, लो लाइंग वेटलैंड एरिया, वहां पे जो डेंस फॉरेस्ट थे, तो क्या हुआ, कभी बाढ़ आया तो ये जो डेंस फॉरेस्ट थे ना, दे गॉट बरीड अंडर द सॉइल, वो जमीन के अंदर धंसते चले गए, और जैसे जैसे साल बीतता गया उनके ऊपर मोर सॉइल गेट डिपॉजिटेड ओवर देम, और वो कॉम्प्रेस्ड होते चले गए। द टेम्परेचर रोजेज एज दे गेट डीपर एंड डीपर, जैसे जैसे वो और डीपर चलते चले गए तो वहां का जो टेम्परेचर था, वहां का जो प्रेशर था वो राइज होता चला गया, और अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर डेड प्लांट्स वेजिटेशन, डेड प्लांट्स जो भी वो डेंस फॉरेस्ट में प्लांट वेजिटेशन जो भी थे वो सारे डेड रिमेन्स गेट स्लोली कन्वर्टेड इनटू कोल, और धीरे धीरे वो क्या हो गए, कोल में तब्दील हो गए। तो इस तरह से हमारा कोल का फॉर्मेशन होता है। जैसा आप देख रहे हो मिलियन ऑफ इयर्स इसको फॉर्मेशन होने में लग जाते हैं, इसीलिए इसको हम एग्जॉस्टिबल की कैटेगरी में रखते हैं। सो ओवरऑल ये जो कोल फॉर्मेशन होता है इस प्रोसेस को हम जानते हैं कार्बोनाइजेशन से। चलो तो एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। इसी ये जो होल प्रोसेस हुआ इसी को इन शॉर्ट कार्बोनाइजेशन कहते हैं। सिंस इट इज फॉर्म फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ वेजिटेशन, कोल इज ऑल्सो कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स। अब चूंकि ये डेड रिमेन्स ऑफ वेजिटेशन से बनते हैं इसीलिए इसको हम फॉसिल फ्यूल्स के नाम से भी जानते हैं। अब आप इस डायग्राम में देखो, जैसे ये लो लाइंग वेटलैंड एरिया है, यहाँ क्या है, डेंस फॉरेस्ट है ये। ओके, सो क्या हुआ, जब फ्लड आया तो ये डेंस फॉरेस्ट जो है वो धीरे धीरे क्या हो गए, धीरे धीरे वो सॉइल के अंदर बरीड होते चले गए, और एक टाइम ऐसा आया जब ये कन्वर्ट हो गए कोल में अंडर हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। सो यही ओवरऑल प्रोसेस जो है वो क्या कहलाती है, हमारी कार्बोनाइजेशन। अब हम बात करते हैं यूजेस ऑफ कोल की। तो सबसे पहले तो मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है ये, किनके लिए, इंडस्ट्री में कोल मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी यूज होता है। प्रोड्यूस मेनी यूजफुल प्रोडक्ट ड्यूरिंग कोल प्रोसेसिंग। अब जब कोल की प्रोसेसिंग होती है तो ये जो है बहुत सारे यूजफुल प्रोडक्ट्स हमें देता है, जिसको हम क्या करते हैं, यूज करते हैं फर्दर। तो जब प्रोसेसिंग जो होता है वो क्या होता है, किसी भी चीज को जब हम एक सीरीज ऑफ एक्शन या ट्रीटमेंट से पास करते हैं वेरियस स्टेप में, ताकि हमें क्या है, हमारा डिजायर प्रोडक्ट मिल सके, तो इसी को हम क्या कहते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं। तो उसी तरह हम कोल की भी प्रोसेसिंग करते हैं ताकि हमें कुछ प्रोडक्ट जो बेनिफिशियल प्रोडक्ट है वो मिलते हैं, जिसे हम फर्दर यूज करते हैं, जिसकी अभी हम बात करेंगे। सो नाउ देखो आप, कोल प्रोसेस्ड इन इंडस्ट्री एंड गिव यूजफुल प्रोडक्ट। जैसा कि अभी मैंने बताया कि कोल की प्रोसेसिंग होती है और इससे हमें क्या मिलते हैं, कोक, कोल तार एंड कोल गैसेस। ये तीन मेजर प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं जो हम फर्दर यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं कोक की। कोक जो है वो टफ होता है, पोरस होता है एंड ब्लैक सब्सटेंस होता है। जैसे आप यहाँ पे फिगर में देख रहे हो, ये कोक है, टफ है, पोरस, पोरस मतलब थोड़े थोड़े, एंड ब्लैक सब्सटेंस, और ये ब्लैक सब्सटेंस है। प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन है, कोक को हम प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन बोलते हैं, ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन है, मीन्स कोई मिलावट नहीं। यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील
एंड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल्स। इसको हम कहाँ यूज करते हैं? हम स्टील बनाने में और बहुत सारे मेटल्स का जब हम एक्सट्रैक्शन करते हैं वहां पर इसको यूज करते हैं। नाउ कम टू द कोलतार। आपने कोलतार तो रोड पर देखा होगा, जब रोड बनती हो, कभी आप आते जाते गुजरते हो तो आपने देखा होगा। सो ये कोलतार क्या है? ये कोलतार जो है ब्लैक होता है, थिक लिक्विड। आप जैसा यहाँ पे देख रहे होगे डायग्राम में, थिक लिक्विड है विथ अनप्लीजेंट स्मेल, मतलब उसकी जो स्मेल होती है वो अनप्लीजेंट होती है। मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंस। ये प्योरेस्ट फॉर्म नहीं है, इसके में क्या है, 200 सब्सटेंस का मिक्सचर है ये, समझ रहे हो आप? ये इसलिए ये प्योरेस्ट फॉर्म नहीं है। प्योरेस्ट फॉर्म कौन था? हमारा कोक था। अब इसके यूजेस क्या है? यूज्ड इन सिंथेटिक डाइज, ड्रग्स, एक्सप्लोजिव, परफ्यूम, प्लास्टिक और पेंट, प्लास्टिक पेंट। ओके, तो ये यूज होते हैं किसमें? सिंथेटिक डाइज बनाना होता है, अगर ड्रग्स, एक्सप्लोजिव, परफ्यूम, प्लास्टिक पेंट, ये सब बनाने में ये यूज होते हैं। दूसरा क्या है? रूफिंग मटेरियल। ये रूफिंग मटेरियल की तरह यूज होता है। यूज्ड इन फोटोग्राफिक मटेरियल, फोटोग्राफिक जो फोटोग्राफर होते हैं वो इसको यूज करते हैं। नेफ्थलीन बॉल्स यूज टू रिपेल मॉथ एंड अदर इंसेक्ट्स आर ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम कोल तार। जो हम घरों में यूज करते हैं ना नेफ्थलीन बॉल्स, ये भी क्या होते हैं? हमें किससे मिलते हैं? कोल तार से मिलते हैं। बिटुमेन, अ पेट्रोलियम प्रोडक्ट, इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ कोल तार फॉर मेटेलिंग द रोड्स। अब क्या है, पहले क्या यूज होता था? कोल तार यूज होता था, लेकिन अब इसको रिप्लेस कर दिया है बिटुमेन से, जो हमें एज अ पेट्रोलियम प्रोडक्ट मिलता है। जब हम पेट्रोलियम पढ़ेंगे तब हम ये देखेंगे। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट है कोल गैसेस। इट इज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक। जब हम कोल की प्रोसेसिंग हो रही होती है टू गेट व्हाट? कोक, तब ये कोल गैस हमें मिलता है। ओके, इट इज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक। अर्लियर यूज्ड फॉर स्ट्रीट लाइटिंग। बहुत पहले ये एज ए स्ट्रीट लाइटनिंग यूज किया जाता था कोल गैसेस को। Used as a fuel in many industries situated near the coal processing plant। अब जहाँ कोल प्रोसेसिंग प्लांट है वहाँ के सराउंडिंग में अगर कोई फैक्ट्रीज है तो ये वहाँ पर क्या होते हैं? यूज्ड एज अ फ्यूल होते हैं। अब आप ये देखो, ये क्या है? कोल की प्रोसेसिंग, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के थ्रू कोल की प्रोसेसिंग हो रही है। आप ये देखो यहाँ पे क्या है? कोल गैसेस निकल रहा है। ये यहाँ पे क्या है? कोल तार यहाँ पे बैठ गया है नीचे। ओके, नाउ ये देखो, ये है कोल गैस प्लांट। नाउ कम टू द नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज की, जो है पेट्रोलियम। ये जो पेट्रोलियम वर्ड है ये डिराइव किया है पेट्रा वर्ड से, जिसका मीनिंग है रॉक, एंड ओलियम जिसकी मीनिंग है ऑयल। पेट्रा मीन्स रॉक एंड ओलियम मीन्स ऑयल। नाउ अब हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम। सो जब हम बात करते हैं फॉर्मेशन की तो हम देखते हैं कि ये कैसे बनते हैं। फॉर्म फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सी। वो क्या था? डेड रिमेन्स ऑफ वेजिटेशन से बनते थे, और ये डेड रिमेन्स ऑफ जो हमारे ऑर्गेनिज्म जो सी के अंदर रहते हैं उनसे बनते हैं। सो पेट्रोलियम आर फॉर्म फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सी। When these organisms died, their bodies settled at the bottom of the sea and got buried with sand and clay। जो भी सेडिमेंट, जब ये जो हमारे जो ऑर्गेनिज्म है, एक्वेटिक जो भी ऑर्गेनिज्म है, जब वो मर जाते हैं, उनकी डेड हो जाती है, तो वो धीरे 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 सेटल्ड होकर कहाँ चले आते हैं? बॉटम ऑफ द सी में। और वहां पर उनके ऊपर बहुत सारे सैंड एंड क्ले, और इनको टुगेदर क्या कहते हैं? हम सेडिमेंट्स कहते हैं। तो सेडिमेंट उसके ऊपर डिपॉजिट होता चला जाता है, मिलियन ऑफ ईयर्स पास करते हैं, एंड उसके बाद क्या होता है? अब एट द बॉटम ऑफ द सी वहां क्या है? एब्सेंस ऑफ एयर। तो वहां पर क्या हो जाता है? टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो राइज हो जाता है बहुत ज्यादा, और अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर ये जो डेड रिमेन्स है ऑर्गेनिज्म के, ये गेट ट्रांसफॉर्म इनटू
पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस। तो वही जो डेड रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म है वो एज टाइम पासेस, मिलियन ऑफ ईयर्स टाइम पास करते हैं, तो ये जो डेड रिमेन्स है वो ट्रांसफर हो जाते हैं किसमें, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस में, अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। ये बात हो गई हमारी फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम की। अब इसको डायग्राम के थ्रू देखते हैं। ये देखो, ये है आपका सी और ये क्या है, ये है हमारे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। अब जब ये इनकी डेड हो जाती है, ये मर जाते हैं, तो ये क्या होते हैं, धीरे 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 सेटल होने लगते हैं। जैसे आप यहाँ देखो, ये थोड़ा जूम व्यू है इसका, डेड रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये देखो, ये क्या है, ये सब डेड रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म है, जो अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, इसके ऊपर क्या हो रहा है, सेडिमेंट्स जमा होते चले जा रहे हैं और धीरे 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 ये एट द बॉटम ऑफ सी पे जब ये सेटल डाउन हो जाते हैं तो इनके ऊपर सेडिमेंट्स जो है डिपॉजिट होते चले जाते हैं एंड अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर ये क्या बन जाते हैं, ऑयल एंड गैस। तो ये देखो, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये जो डेड रिमेन्स है अब वो क्या बन गए हैं, वो ट्रांसफर हो गए हैं ऑयल एंड गैस में। और फिर इसको हम थ्रू द जब प्रोसेस एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस होता है उसके थ्रू हम इसको निकालते हैं। आई होप ये डायग्राम आपको समझ में आया होगा। ये सी, इसमें एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, जब ये मर जाते हैं ये सेटल डाउन हो जाते हैं हमारे बॉटम ऑफ सी में और इनके ऊपर क्ले, सैंड, टुगेदर वी कॉल सेडिमेंट्स, इनके ऊपर डिपॉजिट होते चले जाते हैं एंड इन द एब्सेंस ऑफ एयर एट द बॉटम ऑफ सी, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर इज देयर and they get converted into what? They get converted into petroleum and natural gases. अब हमारा जो पेट्रोलियम है और नेचुरल गैसेस है वो मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद हमारा फॉर्म हुआ है। अब हम उसको एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, अब हम देखते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम। एक्सट्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम, सॉरी यहाँ पे पेट्रोलियम होगा। एक्सट्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम involve several stages including exploration, drilling, production and refining. तो इसमें है बहुत सारे स्टेजेस जो होते हैं वो इंक्लूड होते हैं, बट मेजर जो स्टेजेस होते हैं वो क्या है, एक्सप्लोरेशन, ड्रिलिंग। एक्सप्लोरेशन मतलब कहाँ पर फॉर्म है, कहाँ पे फॉर्म हुआ है। ड्रिलिंग, बहुत सारे हैवी मशीन्स यूज करते हैं, उस जगह पे ड्रिल करके उनको निकाला जाता है। प्रोडक्शन होता है एंड देन उसकी रिफाइनिंग होती है एंड ड्यूरिंग दिस हमें बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो मिलते हैं। The world's first oil well was drilled in Pennsylvania, USA में in 1859. Now, extraction कैसे होता है? Petroleum reservoirs are mainly found beneath the sea floor and the land. देखो, आप यहाँ पे देखो, जैसा मैंने अभी बताया फॉर्मेशन हो रहा है जो, वो कहाँ है, sea floor at the bottom of sea. The crude oil is extracted with the help of big drilling machines. बहुत सारे हैवी ड्रिलिंग मशीन्स यूज होते हैं, वहां पर उसको ड्रिल किया जाता है। ऑयल रिग्स एंड ऑयल प्लेटफॉर्म्स आर यूज्ड टू ड्रिल लॉन्ग होल्स इनटू द अर्थ टू क्रिएट एन ऑयल वेल एंड एक्सट्रैक्ट पेट्रोलियम। फिर उसके बाद वहां पर ड्रिल किया जाता है, फिर वहां पर जो ऑयल रिग्स और ऑयल प्लेटफॉर्म जो भी उनकी मशीन्स होती है उनसे ड्रिल करके एक होल बनाया जाता है, उसके थ्रू हम क्या करते हैं, पेट्रोलियम को एक्सट्रैक्ट करते हैं। ऑयल, वाटर एंड गैस आर कलेक्टेड सेपरेटली। अब इन तीनों को, ऐसा नहीं है कि ऑयल को और जो पेट्रोलियम बना है, फॉर्म हुआ है, और चाहे नेचुरल गैस फॉर्म हुआ है, उन सबको हम एक ही साथ निकालते नहीं, उन सबको हम सेपरेट करते हैं, उनको हम निकालते हैं सेपरेटली। आप यहाँ देखो, ये पेट्रोलियम एक्सट्रैक्शन का काम चल रहा है। ये यहाँ पर बॉटम पे ये सी के बॉटम पे क्या हो रहा है, ये ऑयल फॉर्म है, गैस फॉर्म है। तो देखो आप, ये सेपरेटली हम निकाल रहे हैं और इसको हम सेपरेटली निकाल रहे हैं। ऐसा नहीं है क्या एक ही साथ हम दोनों को निकाल रहे हैं, दोनों को हम सेपरेटली निकाल रहे हैं। नाउ हमने एक्सट्रैक्शन कर लिया, अब उसकी रिफाइनिंग पर हम आते हैं। सो रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम इज अ डार्क ऑयली लिक्विड, डार्क इन कलर होता है और ऑयली लिक्विड होता है। इट हैज एन अनप्लीजेंट ऑर्डर, जैसे कोलतार का था वैसे ही ये अनप्लीजेंट ऑर्डर इसके भी होते हैं। पेट्रोलियम इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स सच एज पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स एक्सेट्रा। तो पेट्रोलियम जो है वो प्योर नहीं है, इसके अंदर मिक्सचर है, और मिक्सचर किसके हैं,
तो बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं पेट्रोलियम के, जब हम रिफाइन करते हैं तो फिर इनको हम निकालते हैं। सो अब हम बात करते हैं पेट्रोलियम रिफाइनिंग की। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स और फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम इज नोन एज पेट्रोलियम रिफाइनिंग। तो पेट्रोलियम रिफाइनिंग क्या है? जिस प्रोसेस से हम जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम है उसको सेपरेट आउट करते हैं, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं पेट्रोलियम रिफाइनिंग। या फिर इन अदर वर्ड्स हम ये कहेंगे जब हम पेट्रोल को रिफाइन करते हैं टू सेपरेट आउट वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम, इट इज ऑल्सो नोन एज द पेट्रोलियम रिफाइनिंग। तो देखो आप यहाँ पे ये पेट्रोलियम रिफाइनरी प्लांट है और ये पेट्रोलियम रिफाइनिंग, यहाँ पर इसकी रिफाइनिंग हो रही है। अब आप ये देखो इसमें क्या है, इसमें क्रूड ऑयल है जो हमने निकाला, वो हमने इस फर्नेस में डाला हीट करने के लिए, और थ्रू वेरियस प्रोसेस क्या हो रहा है, ये इस टैंक में क्या हो रहा है, आप देखोगे कि ये देखो ब्यूटेन एंड प्रोपेन सेपरेट हुए, पेट्रोल यहाँ पे सेपरेट हो रहा है, केरोसिन, डीजल, फ्यूल ऑयल, और ये डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे हो रहे हैं। ओके, नाउ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम। अब जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम है वो हमने सेपरेट आउट किए हैं और इनके क्या क्या यूज है ये एक बार हम देखते हैं। सो जो पेट्रोलियम गैस है एलपीजी, वो किसमें यूज होता है? फ्यूल फॉर होम एंड इंडस्ट्री, हम जो एलपीजी यूज करते हैं। पेट्रोल जैसा सबको मालूम है मोटर फ्यूल है, एविएशन फ्यूल है, सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग, ड्राई क्लीनर्स जो होते हैं वो यूज करते हैं। केरोसिन फ्यूल फॉर स्टोव, लैम्प्स एंड फॉर जेट एयरक्राफ्ट। डीजल फ्यूल फॉर हैवी मोटर व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक जनरेटर्स में यूज होते हैं। लुब्रिकेटिंग ऑयल लुब्रिकेशन पर्पस के लिए बनाए जाते हैं। पैराफिन वैक्स, इससे क्या बनते हैं, हमारे ऑइंटमेंट्स बनते हैं, कैंडल्स बनते हैं, वैसलिन जो हम यूज करते हैं वो बनते हैं। बिटुमेन क्या होता है? पेंट होता है एंड रोड सर्फिसिंग। जैसा मैंने उस समय बताया था कि बिटुमेन जो है उसने किसको रिप्लेस किया है? कोलतार को रिप्लेस किया है फॉर रोड सर्फिसिंग ना। अब हम देखते हैं पेट्रोकेमिकल्स। पेट्रोकेमिकल्स आपकी बुक में दे रखा है। सो पेट्रोकेमिकल्स क्या होता है? पेट्रोकेमिकल्स आर द केमिकल प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम बाय रिफाइनिंग। जब पेट्रोलियम की रिफाइनिंग हो रही होती है तो हमें क्या मिलता है? बहुत सारे केमिकल प्रोडक्ट्स मिलते हैं जिसे हम पेट्रोकेमिकल्स कहते हैं। क्योंकि पेट्रोलियम की रिफाइनिंग से हमें मिलता है बहुत सारा केमिकल्स, तो इसीलिए हम इसे कहते हैं पेट्रोकेमिकल्स। जैसे एसिटाइलिन, बेंजीन, इथेन, इथाइलिन, मीथेन, प्रोपेन एंड हाइड्रोजन एक्सेट्रा आर सम ऑफ मेजर पेट्रोकेमिकल्स। ये सब क्या है? ये सब कुछ मेजर पेट्रोकेमिकल्स है। दिस पेट्रोकेमिकल्स आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ वेरियस प्रोडक्ट्स सच एज डिटर्जेंट, फाइबर। जैसा आप सिंथेटिक फाइबर में पढ़ोगे, ये जो पेट्रोकेमिकल्स हैं वो उनके फॉर्मेशन में यूज होते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे देखो, जैसे फाइबर्स लिखा है, इसमें क्या है? पॉलिस्टर को बनाने में, नायलॉन को बनाने में एंड एक्रिलिक, इन सब के फॉर्मेशन के टाइम में जब ये बनते हैं तब हम पेट्रोकेमिकल्स यूज करते हैं, जो आप सिंथेटिक फाइबर वाले चैप्टर में पढ़ोगे। लाइक पॉलीइथीन एंड अदर मैनमेड प्लास्टिक को बनाने में हम पेट्रोकेमिकल्स का यूज करते हैं। हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल गैस इज यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर। तो जो हाइड्रोजन गैस है जो हमें नेचुरल गैस से मिलता है, तो उसको हम यूज करते हैं फर्टिलाइजर यानी कि यूरिया, मेनली यूरिया बनाने में। पेट्रोलियम ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक गोल्ड। पेट्रोलियम जो है एज अ पेट्रोलियम जो है उसकी रिफाइनिंग के दौरान हमें बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं जिसका वास्ट वेराइटी ऑफ यूज होता है, इस वजह से हम पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं। अब हम पेट्रोकेमिकल्स और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो हैं उनका एक थोड़ा सा माइन्यूट डिफरेंसेस देख लेते हैं। पेट्रोकेमिकल्स आर केमिकल रॉ मटेरियल क्रिएटेड फ्रॉम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस। तो जो केमिकल रॉ मटेरियल जो है वो हमें मिलता है पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस से, उसको हम पेट्रोकेमिकल्स कहते हैं। जैसे एसिटाइलिन, बेंजीन, इथेन, इथाइलिन, ये सब क्या है? ये सब जो है हमें ये सब क्या है? पेट्रोकेमिकल्स है फ्रॉम विच 100 ऑफ अदर केमिकल्स आर डिराइव। और इसी से हम क्या करते हैं? और भी बहुत सारे केमिकल्स को डिराइव करते हैं। वाइल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आर मटेरियल्स डिराइव फ्रॉम क्रूड पेट्रोलियम ऑयल व्हेन इट इज प्रोसेस्ड इन ऑयल रिफाइनरीज।
तो जब इसको पेट्रोलियम को जब हम जो क्रूड पेट्रोलियम है उसको जब हम ऑयल रिफाइनरी में रिफाइन करते हैं उसके दौरान जो हमें मटेरियल डिराइव्ड होते हैं वो होते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट। जैसे हमें पेट्रोल मिला, जैसे हमें लुब्रिकेटिंग ऑयल मिला, पैराफिन वैक्स मिला, डीजल मिला, केरोसिन मिला, तो ये सब हमारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। और जब बात करते हैं हम पेट्रोकेमिकल्स की तो ये केमिकल रॉ मटेरियल है जैसे कि एसिटाइलिन, बेंजीन, जिससे हम फर्दर और भी केमिकल प्रोडक्ट्स जो केमिकल्स है वो बनाते हैं। नाउ नेचुरल गैसेस, जैसा हमने देखा फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम में मिलियन ऑफ ईयर्स पास हुए और पेट्रोलियम और नेचुरल गैस का फॉर्मेशन हुआ। तो नेचुरल गैस भी क्या है, एक फॉसिल फ्यूल है, क्योंकि इसको भी हम फॉसिल फ्यूल्स के नाम जानते हैं क्योंकि ये भी कैसे बनता है, डेड रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, डेड रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। इट इज अ क्लीनर फ्यूल, ये क्या है, ये एक क्लीनर फ्यूल है एज कंपेयर टू अदर फ्यूल। नेचुरल गैस जो है वो बहुत ही क्लीन फ्यूल है, जब हम बात करते हैं किसी और अदर फ्यूल की उसके कंपैरिजन में ये एक बहुत ही क्लीनर फ्यूल है। इट प्रोड्यूस लेस पॉल्यूशन, ये बहुत ही लेस पॉल्यूशन क्रिएट करता है। नेचुरल गैस इज इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल बिकॉज इट इज इजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइप्स। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं थ्रू पाइप। इट इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर एज कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम स्टोर कर सकते हैं कैसे, अंडर हाई प्रेशर एज कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएनजी जो आपके व्हीकल में आजकल सीएनजी की गाड़ियां आती हैं ये सब, तो कैसे होता है, उसको हम स्टोर करते हैं अंडर हाई प्रेशर और उस तरह से उसको यूज में लाते हैं। तो नेचुरल गैस क्या है, नेचुरल गैस भी क्या है, फॉसिल फ्यूल है क्योंकि ये भी डेड रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म से बनता है, मिलियन ऑफ ईयर्स पास होते हैं तो इसका फॉर्मेशन होता है। इट प्रोड्यूस लेस पॉल्यूशन, ये बहुत कम पॉल्यूशन क्रिएट करता है, बहुत ही क्लीनर फ्यूल है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हम इसको पाइप के थ्रू ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं और इसको जब हम स्टोर करते हैं अंडर हाई प्रेशर तो ये कहलाता है सीएनजी, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। नो, अब जो है इसके यूजेस क्या है, यूज डायरेक्टली फॉर बर्निंग इन होम्स एंड फैक्ट्रीज वेयर इट कैन बी सप्लाई थ्रू पाइप्स। जहां पे भी, जैसा हम जानते हैं इसको सप्लाई कर सकते हैं पाइप से, तो जहां पे भी इसको सप्लाई किया जाता है, फैक्ट्री हो चाहे आपके घर पे हो, तो ये डायरेक्ट एज अ फ्यूल की तरह काम करता है फॉर बर्निंग। यूज्ड एज फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल, जैसा मैंने बताया जो व्हीकल्स आजकल यूज होते हैं सीएनजी की गाड़ियां, क्योंकि ये क्रिएट करते हैं लेस पॉल्यूशन। यूज्ड एज फ्यूल इन पावर जनरेशन, जब पावर जनरेशन जहां पर होती है वहां पर ये एज अ फ्यूल वर्क करते हैं। यूज्ड एज स्टार्टिंग मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ अ नंबर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर, तो ये क्या है, किसी भी केमिकल या फर्टिलाइजर को बनाने के लिए ये एज अ स्टार्टिंग मटेरियल भी यूज होते हैं। नाउ नेचुरल गैस रिजर्व, अब हम देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ फाउंड होते हैं, जो नेचुरल गैस रिजर्व है वो कहाँ कहाँ है, तो ये तो त्रिपुरा में भी है, राजस्थान में भी है, महाराष्ट्र एंड इन कृष्णा गोदावरी डेल्टा, जो कृष्णा गोदावरी डेल्टा है वहां पे भी ये मिलते हैं। तो फाउंड इन त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड इन कृष्णा गोदावरी डेल्टा। अब आप ये देखो, यहाँ पे देखो ये कोल है और ये क्या है, नेचुरल गैस है। लेकिन आप देखो कि नेचुरल गैस, इसमें देखो कोल में आप पोल्यूशन देखो, पोल्यूटेंट देखो बहुत सारे हैं, लेकिन आप इसमें देखो यहाँ पे बहुत कम है क्योंकि ये क्लीनर फ्यूल है और ये 60% लेस कार्बन है नेचुरल गैस में, तो इसीलिए ये लेस पोल्यूशन क्रिएट करता है। अब ये देखो आप, नेचुरल गैस प्लांट है ये। नाउ अब देखो, अब हम लास्ट जो आपका टॉपिक उस पर आते हैं कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, अब कुछ नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड है, जैसा कि हमने पढ़ा है अभी, कोल है, पेट्रोलियम है, ये सब चीजें क्या है, नेचुरल गैसेज हैं, ये सब चीजें क्या है, ये एग्जॉस्टिबल है क्योंकि इनको बनने में सालों साल, मिलियन ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, तो इसीलिए ये एग्जॉस्टिबल है और ये लिमिटेड है क्योंकि इनका फॉर्मेशन तुरंत नहीं हो सकता, तो इनकी बेफिजूल खर्ची भी वो है, वो हमारे लिए नुकसानदेह है क्योंकि आगे जनरेशन के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। एग्जॉस्टिबल और नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज लाइक कोल जो हमने पढ़ा, पेट्रोलियम required the dead organism million of years to get converted into these fuels, जैसा मैंने आपको बताया इनको मिलियन ऑफ ईयर्स लग जाते हैं बनने में,
दे कांट बी प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी, उनको हम लेबोरेटरी में नहीं बना सकते, वो नेचुरली बनते हैं और बनने में उनको मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं. सो वी मस्ट यूज दिस फ्यूल्स efficiently. In India, the Petroleum Conservation Research Association PCRA advises people how to save petrol, diesel while driving. अब जो पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन है उन्होंने कुछ एडवाइजरी जारी की हुई है कि आप कैसे पेट्रोल और डीजल को वाइल ड्राइविंग थोड़ा सेव कर सकते हो. तो सबसे पहले तो ड्राइव एट अ कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल. जितना पॉसिबल हो आप जो ड्राइविंग कर रहे हो तो कोशिश करो कि आप एक कांस्टेंट स्पीड में ड्राइव करो, कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड में ड्राइव करो. स्विच ऑफ द इंजन एट ट्रैफिक लाइट्स. जब ट्रैफिक लाइट्स में आप खड़े रहते हो तो आप इंजन को स्विच ऑफ कर दो. और एट अ प्लेस वेयर यू हैव टू वेट, और जहां आप इंतजार करना हो आपको, जैसे गाड़ी साइड में लगा दी बहुत लोग और इंजन ऑन ही रखता है, ऐसे नहीं करना है. अगर आपको वेट करना है तो आप इंजन को स्विच ऑफ कर दो. नेक्स्ट देखते हैं कि इंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर. आप अपने व्हीकल की जो टायर प्रेशर है उसको टाइम टू टाइम मॉनिटर कराते रहो. इंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल. मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल बहुत इंपॉर्टेंट होती है तो आप इसको भी जरूर करवाएं. बर्निंग ऑफ दिस फ्यूल इज अ मेजर काउज ऑफ एयर पॉल्यूशन. जब ये फ्यूल जलते हैं तो ये मेजर सोर्स होते हैं किसके, टू क्रिएट द एयर पॉल्यूशन एंड ऑल्सो लिंक टू ग्लोबल वार्मिंग. और ये क्रिएट करते हैं क्या, ग्लोबल वार्मिंग में. सो यूजिंग दिस फ्यूल्स ओनली व्हेन एब्सोल्युटली नेसेसरी रिजल्ट इन बेटर इन्वायरमेंट. तो हमें अगर हमारे अराउंड सराउंड में एक बेटर इन्वायरमेंट चाहिए, एक फ्रेश एयर चाहिए, तो हमें इस फ्यूल को तभी यूज करना चाहिए जब हमें नेसेसरी हो. अननेसेसरली हमें इन फ्यूल को बर्बाद नहीं करना चाहिए. एक तो ये एग्जॉस्टिबल है और सेकंड इनकी जो बर्निंग है वो क्रिएट करती है एयर पॉल्यूशन एंड ग्लोबल वार्मिंग. सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना. मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन गुड बाय.